और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख में LAHD के लिए 10 सितंबर को होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते में इलेक्शन के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म सादर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख इंतजामिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हिल चुनाव निशान देने से इनकार किए जाने के फैसले को चैलेंज करने वाली पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का खैर मकदम किया। ये मामला जो था ये खाली पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं इसका कानून में अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जब वो डिप्राइव किया जाता है तो दैट मीन्स इट्स एन अफरंट टू the representative democracy that we have. तो उस हिसाब से it's not just a win for national conference, it's generally a win of the representative form of democracy जो हमारे पास यहाँ पे है। उसमें जज साहब ने ये बताया कि जो इलेक्शन नोटिफिकेशन थी जो शायद 5 अगस्त 2023 की थी उसको सेटिसाइड कर दिया है और ये डायरेक्शन दी गई है कि विद इन 7 days आपको फ्रेश इलेक्शन नोटिफिकेशन करना है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की एंटाइटलमेंट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वी आर एंटाइटल्ड। जो हमारी रिट पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिए। कंटेम्प्ट हमारा अलाइव रखा है, वो शायद फ्राइडे को लगा हुआ है हाई कोर्ट में, और 1 लाख की कॉस्ट लद्दाख कमीशन पे लगाई है इसकी जल्दी करने के लिए। सर, लद्दाख पर क्यों लगाया गया 1 लाख का जुर्माना? हालांकि हाईकोर्ट से भी आप लोगों को राहत मिली थी जी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जो चुनाव चिन्ह है प्लग का वो आप लोग उसको लें, लेकिन लद्दाख प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो लगता है कि नियमों की अनदेखी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया। देखिए जनाब, हम ये पहले से बहस करते आ रहे हैं हाई कोर्ट में भी, बोथ सिंगल बेंच जज और डिवीजन बेंच में, कि जो हम मांग रहे हैं ये हमारा कानूनी हक है। एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एक फ्री सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये पहले कभी हुआ नहीं है और मैं इस बात से खुश हूँ कि ये इस इलेक्शन में भी नहीं होगा। तो शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो इनकी SLP थी इसमें वो कानूनी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, जो कि एक पिटिशन जो 136 आर्टिकल के अंदर होती है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दैट पिटिशन वाज नॉट based in law and it was more of a, I don't know, maybe a ego problem that they have. के शुक्रगुजार हैं कि हमें आज उनकी वसादत से इंसाफ हासिल हुआ है। मैं अपने वकील शारिक रियाज का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनके और उनकी टीम ने जिस तरह ये केस लड़ा, पहले हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और कपिल सिब्बल साहब ने जिसने हमारी मदद की और अपने इनपुट्स दिए, ये इस बात का नतीजा है कि आज हम कामयाब हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन के जो करतूत रहे हैं उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं किया। 1 लाख का उन पे जो खर्चा जुर्माना आप कहिए वो जो लागू किया, उसी से पता चल जाता है कि लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन ने बार बार अदालत का वक्त ज़ाया किया और हमें अपने सिंबल से महरूम रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरकार जैसे कहते हैं अल्लाह ताला के दरबार में देर है अंधेर नहीं, बेशक थोड़ा वक्त लगा लेकिन सिंबल हमें मिला जिसका हमें बेहद खुशी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अपोजिशन के लिए इंडिया अलायंस की वजह से मौजूदा हुकूमत को कोई परेशानी है तो वो इत्तेहाद का नाम बदल देंगे, लेकिन मुल्क का नाम किसी भी सूरत में बदलने नहीं देंगे। आप अगर वजीर आजम के जहाज को ही देखें जिसमें आज वो इंडोनेशिया जा रहे हैं, दोनों नाम लिखे हैं, जहाज पे इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है। अब अगर वजीर आजम किसी वजह से इंडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन कम से कम आइन से वो हटना नहीं चाहिए, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए। वैसे भी अगर आप हटाओगे तो कहां कहां से हटाओगे? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट ना, मुझे खत्म करने दीजिए। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलेगा? इसरो जिन्होंने अभी चंद्रयान का कामयाब मिशन पूरा किया, क्या उसका नाम बदलोगे? IIT, IIM, कितने ऐसे इदारे हैं जिनका आपको नाम बदलना होगा? अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे।
हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहां नहीं आए हैं, बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें जरा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा के भांडरपोरा इलाके का दौरा किया। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा के साबिक वजीर एमएलए मोहम्मद खलील बंद के पोते की वफात पर ताजियत का इजहार किया। इस मौके पर पूछे गए वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसका मकसद अगर इंतखाबात कराने में आसानी करना है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे इलेक्शन न कराने का मकसद है तो हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। ताहम पार्लियामेंट में बिल आने के बाद इस पर अहम बहस करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी अरूज पर है। मुताबिक कोई 4 या 5 कमेटियां हैं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का जो है एक रिपोर्ट तैयार किया है। अब ये नया कमेटी बना है, क्या मकसद है इसका हमें समझ नहीं आता। अगर के मकसद सिर्फ इतना है कि प्रोसेस जो है वो आसान होना चाहिए तो इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए आप रीजनल पार्टीज को मिटाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके हम सख्त खिलाफ हैं। अगर मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर को जख्म पहुंचाने की कोशिश है तो उसके भी हम खिलाफ रहेंगे। अगर कोशिश ये है कि शुरुआत आपकी वन नेशन वन इलेक्शन हो और खात्मा इसका वन नेशन नो इलेक्शन जिसकी भी बात चल रही है, तो उसके हक में कोई नहीं हो सकता। बाकी जब ये बात पार्लियामेंट में आ जाएगी हम इस पे बहस कर लेंगे। मुल्क में बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, मुल्क की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस जो है उसका सबके सामने उसके उदाहरण और उसका सबूत है। तो ग्रोथ जो है, आंकड़े आप ग्रोथ के आप दिखा दीजिए, लेकिन नौजवानों को जो उस ग्रोथ का फायदा मिलना चाहिए बिलखसूस रोजगार के हिसाब से, वो फायदा मिल नहीं रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खासतौर पर मुल्क की माईशत, G20 इजलास के मकासद और अवाम की जिंदगी के मयार को बुलंद करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल के अपने विजन को भी साझा किया। G20 से पहले पीएम मोदी का ये भी सबसे बड़ा इंटरव्यू है। इंटरव्यू में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं। आलमी इक़्तिसादी सुस्त रवैये के बावजूद अफरात-ए-ज़र 2022 में आलमी औसतन अफरात-ए-ज़र की शरह से 2% कम रही। उन्होंने मजीद कहा कि जिंदगी सहल बनाने के लिए अवाम के हक में फैसले करना जारी है। इसकी मिसाल पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि किस तरह हाल ही में रक्षाबंधन पर हुकूमत ने तमाम सारिफीन के लिए LPG की कीमतों में कमी की। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कई मसाइल पर बातचीत की। वजीर आजम मोदी ने कहा कि उनका मंत्र सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास और सबका परिहास है। पीएम ने कहा कि आलमी मसाइल का हल जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान का अहम किरदार है। G20 के साथ हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है। वजीर आजम ने कहा कि नौजवान हिंदुस्तान की ताकत है। हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की दुनिया के लिए भी अच्छी है। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की मेजबानी अब सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रही। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान रिवायात से आगे निकल गया है। moneycontrol.com के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर बीजेपी यूटी लद्दाख के तर्जुमान PT कुंजाक ने न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मेहनत की वजह से हिंदुस्तान की आलमी इमेज अच्छी हुई है और हम G20 की शानदार कामयाबी की ख्वाहिश करते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आदर्शों से वाबस्ता है। मुल्क के तमाम शहरियों को बुनियादी जरूरियात फराहम कर रही है। ये मुआशरे के गरीब और पसमानदा तबकात की मजमूए बहबूदी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों और स्कीमों को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं बुजुर्ग शहरी हाजी रियाज अहमद ने आलमी अमन और खुशहाली लाने की कोशिशों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ की। उन्होंने लद्दाख में Y20 मीटिंग की मेजबानी के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। लगभग 200 जगहों पर G20 का फोरम का मीट हुआ है, जिसमें बहुत सारे डेलीगेट्स
जो बाहर के G20 के कंट्रीज के लोग आए यहाँ पे, और लद्दाख में भी ऐसा एक 2 दिन का यहाँ पे एक G20 का एक मीटिंग हुआ, जिसमें हमारे जितने भी हमारे लद्दाख के जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने भी हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे हिल काउंसिल हैं, उन सबको अपना एक पक्ष रखने का और एक मौका मिला है। और भारत जो डेलीगेट्स जो बाहर से आए हैं उन्होंने भी अपना पूरा व्यू पॉइंट रखा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान को इस G20 को जानने का, G20 को होस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। और इसका जो फाइनल जो मीट हो रहा है वो 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है, जिसमें हमारे 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे टॉप लीडर्स हमारे वहां उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है कि ऐसा नहीं हो कि ये सीमित रहे एक स्टेट या 2 स्टेट या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। तो उनका एक विजन रहा है कि G20 का जो मीटिंग है वो पूरे हिंदुस्तान में हो, ताकि सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। मोदी जी का जो विजन है 140 करोड़ को साथ लेके जाने के लिए, हमेशा उनके स्पीच में ये होते हैं सबके साथ सबका विकास करते हुए। लद्दाख में भी इनका वो G20 का यहाँ हुआ था, हम उनका शुक्रगुजार है। इसी तरह से सारे हिंदुस्तान में भी हो रहा था। इससे सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया में अमान के लिए उनका एक विजन है। वो दुनिया में अमान लाने की कोशिश कर रहा है। हम उनका सराहना चाहते हैं, हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं जो मोदी जी के विजन को। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इससे हमारे यूथ को जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज डाल के सारे से सारे एक कंधे से कंधे मिलाकर चलने का एक विजन नजर आते हैं। इसके लिए हम लद्दाख के आवाम की तरफ से, लद्दाख यूथ की तरफ से यहाँ के रॉ मटेरियल जो यहाँ पश्मीना हो या लेबेरी हो, इन सब को लेकर एक बड़े अच्छे पैमाने पर लद्दाख के लोगों का जो तरक्की होने का एक हमें एक स्कीम नजर आते हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे पैमाने पर हो। लेकिन मोदी जी साहब ने ये भी कहा था कि हम दुनिया में अमन लाने के लिए सिर्फ G20 नहीं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो जैसे ज्योग्राफिकल हमारे यहाँ कंडीशन, मौसम की तबादला, जो यहाँ पर बर्फ नहीं जो गिरता था वो कम हो गया, बारिश ज्यादा होता है, इनके बारे में ये G20 में डिस्कस करके हमें इनका एक पैमाने तौर पर एक फार्मूला तैयार करने की बहुत जरूरत है। बगैर जवाब पेश किए आलमी सतह पर मंजूर शुदा दहशतगर्दों को ब्लैकलिस्ट करने की शवाहिद पर मबनी तजावीज को रोकना गैर जरूरी और दुगलापन है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रोचेरा कंबोज ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर दरपर्दा निशाना साधते हुए बेजिंग ने पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों की फहरिस्त में भारत और इसके इत्तेहादियों की करारदारों को कई बार ब्लॉक किया है। Methods of the United Nations Security Council sanctions committees continue to dent the credibility of the UN Security Council. For genuine, evidence-based listing proposals for globally sanctioned terrorists to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to the Council's commitment in tackling the challenge of terrorism. The working methods of sanctioned committees must emphasize transparency, objectivity in listing and delisting, and should not be based on political considerations. गिलगित बल्तिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि शिया सुन्नी मसलकी इख्तिलाफ का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। ये सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब शिया आलिम आगा बाकर अल हुसैनी ने हजरत माविया और उनके बेटे यजीद के खिलाफ बयान देने पर तरमीम शुदा पाकिस्तानी कानून तौहीन
सहाबे के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे शिया बरादरी नाराज हो गई। वहीं हजरत माविया और यजीद दोनों को मानने एक आलिम दीन काजी निसार ने जवाब में इमाम अस्करी और इमाम मेहदी का मजाक उड़ाया और कहा कि दोनों इमाम फर्जी है। खासतौर पर इमाम मेहदी को निशाना बनाते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप जितनी भी नमाजें पढ़ेंगे वो दोबारा जाहिर नहीं होंगे। बाद में शिया मुसलमानों ने एहतजाज किया और कहा कि पाकिस्तान में शिया महफूज नहीं है। उन्होंने करगिल चलो के नारे भी लगाए, जिसका हिंदुस्तानियों ने खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान तौहीन रिसालत के कानून को मजीद सख्त कर रहा है ताकि शिया को खत्म किया जा सके और उन्हें अपनी सरजमीन में मजीद अजियत दी जाए। बल्टिस्तान आलिवेद इजहार गलू खुरकन यमो यहाँ हिंदुस्तान यहाँ मुस्लिम गंगमा साथ इन इंशाअल्लाह ताला चादर वना यता लगी अरज इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन अल्लाह ताला फरमाता है चीज जबना ताला अल्लाह ताला सब्र बगाना यमो यो चादर ना हजरत खामिस आले अब्दुल हुसैन फिया पजंग शहीद को वक्त पर सब्र बदे सब्र गता बन दुकइन इंशाअल्लाह गता सब्र नहीं बद बन गता सब्र बिजती शदीन थी यदा हर हमेशा फुले फले यदा करे हमो का लुशन इंशाअल्लाह ताला सब्र बना इंशाअल्लाह यदा या गमा यदा यमत पैन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह आले बेद इजहार का खो से लेकर न दो चुप पैन दे फरी यहां से या माविया या यजीद या खोल अबू सुफियान गुल्ला या लानेत तांचाइन या हर हमेशा तान युद्ध पर ताइन आइंदा क़यामत लोग को थन या खोए का खेलना लानेत तांचन खोल या रजी अल्लाह अन्हु जस्सा। आज जो हम एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आए हैं जो कि जो गिलगित बल्तिस्तान पाक ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर हमने एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने जो यहाँ के जो रिलीजियस हेड है उनसे हमने कुछ सवाल पूछे जो अभी सिचुएशन चल रहा है जीबी में उसके बारे में, और जानने की कोशिश की कि क्या जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का मेन मोटिव यहाँ के लोगों को दिख रहा है और क्या इन फ्यूचर जीबी या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, इसके बारे में हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की। और इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट को पूरा करने के लिए हमने गिलगित बल्तिस्तान में जो दोनों कम्युनिटी की तरफ से जो हेट स्पीच आए हैं उसको भी हमने वहां से भी हमने कुछ रिपोर्ट कलेक्ट करने की कोशिश की और हमने कुछ रिपोर्ट वहां से लिए। इस रिपोर्ट का मेन मोटिव यही है कि हमें ये पता चले कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या मेन मोटिव है और क्या प्रॉब्लम्स वहां के लोग अभी इन फ्यूचर फेस करने वाले हैं। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।